मैंने अपने पापा का अकाउंट 2 बार पूरी तरीके से ख़त्म किया हुआ है। Why do you catch momentum only? 300 किताब के ऊपर मैंने पढ़ी है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। मोमेंटम ट्रेडिंग को लोग नोट छापने की मशीन समझ लेते हैं। एआई की मदद से आप बहुत तेज़ी से चीज़ें सीख लेते हैं। ग्रीड, वो ग्रीड नहीं छोड़ता। गलती कर लो, पूरे मन से कर लो, जितनी बड़ी कर सकते हो उतनी बड़ी कर लो एक ही बार, दूसरी बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। दिहाड़ी मजदूर थोड़ी हैं हम कि हम रोज आके मार्केट में कुआं खोद रहे हैं और पानी पी रहे हैं। लाखों में एक आध कोई होता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है। आप अपने पैसे को काम पे लगाइए, ना कि आप खुद काम पे लगिए। ऐसी कोई इंस्पायरिंग जर्नी नहीं है कि जिसपे कोई पिक्चर या वेब सीरीज बन सके। लार्ज कैप्स में ही अच्छा, जहाँ स्टॉक्स मिले उसमें निवेश करें, ऐसा क्यों? वो ट्रेडिंग कैपिटल आपकी नहीं है, वो आपके बच्चों का भविष्य है। कॉन्सेप्ट या स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है डिसिप्लिन से और सेट ऑफ रूल से, आपकी साइकोलॉजी से। इट इज़ नॉट ए लॉस, इट इज़ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये सेट ऑफ स्टॉक्स है जिन पे हमको फोकस करना है। हमारा काम है अच्छे से अच्छा एनालिसिस करके आपको एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट देना। आप पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट तो आप करेंगे ना। किसी को भी उठा के देखे तो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स खोल के बैठ जाता है और बोलता है कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। तो इसके चलते हुए सेबी ने बहुत डिस्क्लोजर्स रखे हैं एनालिस्ट के लिए। आप उससे खुश है या ना खुश? एक सड़ा टमाटर है तो उसको आप टोकरी में नहीं रखेंगे, नहीं तो वो बाकी भी सड़ा देगा। आप विलियम ओनिल की बुक पढ़िए, आप मार्क मिनाविनी को पढ़िए। जो नए यंगस्टर्स हैं अंशुल, जो अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? कमज़ोर पैसा खोएगा, मजबूत पैसा पाएगा। आईटी में बड़ा पैसा बनेगा मेजर 4 में। एक कॉन्सेप्ट है ट्रेन योर आइज। अगर आप अपनी आँखों को इतनी ट्रेनिंग दे दिए कि चार्ट खोलने के 5 सेकंड के अंदर अगर आपको पैटर्न नहीं दिखा है तो फिर आपको वहाँ पैटर्न है नहीं, आप ज़बरदस्ती उसमें बना रहे हो। अगर है तो 5 सेकंड के अंदर दिखना चाहिए। निफ्टी 1 लाख कब होगा? स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर में बड़ा पैसा बनना है। स्टॉक्स अदानी ग्रुप अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अदानी ग्रुप में बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है अगले 2-3 साल में। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल फीचर पॉडकास्ट, जहां हम स्मार्ट मनी सीक्रेट्स की बात करते हैं। और आज जो मेहमान हमारे साथ है उसके इंट्रोडक्शन मैं दूं या फिर आप समझ गए हैं, बिकॉज आप लोग उन्हें बहुत फॉलो करते हैं, आप लोग उन्हें बहुत सुनते हैं, और जब भी वो हमारे चैनल पे आते हैं तो आपके सवालों की लाइन लग जाती है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है मिस्टर अंशुल जैन। ही इज हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट। सो अंशुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम, थैंक यू। अंशुल, पहले भाई बताइए कि आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जब भी आप अपना लैपटॉप लेके आते हैं तो हमारे यहाँ सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि अंशुल जी अभी आ रहे हैं। सो ये बताइए कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की, और मेजर चैलेंजेस जो इनिशियली आपने फेस किए, क्या वो लगता है कि वो चैलेंजेस अभी भी जो कोई शुरुआत करेगा उन्हें फेस करने होंगे? ऐसी कोई इंस्पायरिंग जर्नी नहीं है कि जिसपे कोई पिक्चर या वेब सीरीज बन सके। नॉर्मली जैसे सबकी शुरुआत होती है कि आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा लॉस करते हैं। मैंने अपने पापा का अकाउंट 2 बार पूरी तरीके से ख़त्म किया हुआ है। उसके बाद फिर जाके थोड़ा-सा सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ होता है। 2008 में जब बाज़ार ने बॉटम हिट किया था, उसके 1 दिन पहले हमारे सारे सौदे आरएमएस ने काटे थे। पूरी कैपिटल ज़ीरो हो गई थी क्योंकि उस समय लिवरेज बहुत होता है। जी। उसके बाद फिर पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस जैसी कोई चीज़ होती है, तो थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट किया। फिर एक इंस्टीट्यूट थी मुंबई में, वो सिखाते थे क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे कोई फॉर्मल एजुकेशन तो है नहीं। जी। तो उसमें वीकेंड में क्लासेस होती थी, तो मैं जबलपुर से बॉम्बे जाता था फ्राइडे रात को, सैटरडे दोपहर को पहुंचता था, सैटरडे संडे क्लासेस अटेंड करता था और संडे रात को निकल के मंडे वापस आता था। 12 हफ्ते की क्लास थी, तो 12 हफ्ते मैंने बॉम्बे अप डाउन किया था। वहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद फिर वो बुक्स पढ़ने की जो जर्नी कंटिन्यू रही, तो दिसंबर 2015 में मेरी शादी हुई थी और जुलाई 2010 में मैंने लक्ष्मीश्री ज्वाइन की थी। इस बीच में लगभग 300 किताब के ऊपर मैंने पढ़ी हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आप नाम ले लीजिए, वो वीली की अगर किताब है तो मैंने पढ़ी हुई है। उसमें से, क्योंकि अब जैसे लोग पूछते हैं कि ये कहाँ पढ़ा है, तो इतना पढ़ा हुआ है कि ये याद नहीं रहता कि कहाँ पढ़ा हुआ है।
और इस चीज़ में मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर को। उनका एक ही कहना रहता था कि पढ़ना है तो पढ़ो, तुम पैसे की चिंता मत करो। एक बुक 2,500 की आती है, 3,000 की आती है, प्रिंट आउट निकालना है, PDF पढ़ना है, प्रिंटर रखा है, पेपर के बंडल रखे हैं, बुक्स ऑर्डर करनी है, जो करना है पैसे की चिंता छोड़ो, तुम बस पढ़ो। तो जितने भी कोर्स करने थे, जितना भी पढ़ना था, मतलब एजुकेशन में मेरे को जितना खर्च करना था, एक नॉर्मली जो बजट होता है कोई भी कंपनी का, एक सीमित आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट लक्ष्मी श्री ने मेरे ऊपर अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया, कभी कोई लिमिट नहीं लगाई। जब जितना पैसा जिस चीज के लिए मांगा तो तुरंत ही, मतलब मेरे को नहीं लगता कि बोलने के 10 से 15 मिनट भी समय लगता होगा, लिफाफा हाथ में आ जाता था, लो जो करना सो करो, बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो, ताकि अपने ग्राहक को अच्छी चीजें मिल सकें। तो वही जर्नी रही कि आप पढ़ते रहे। फिर शादी के बाद इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन ये अच्छा था कि शादी के पहले 4-5 साल मिला, तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया, अब जाके उसका पूरा फायदा मिल रहा है। कोविड ऐसा समय था कि जब 3-4 महीने घर में बैठे थे, तो बहुत सारी चीजें इन प्रोसेस लेके आ गए, और अब जब से AI आया है तो थोड़ा सा कोडिंग और आसान हो गई, तो अब आइडिया बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा AI की मदद और मिली। तो वो जर्नी जो स्लो थी वो सेकंड गियर में आई, थर्ड गियर में आई, अब वो सीधा एयरप्लेन मोड में है कि अब AI की मदद से आप बहुत तेजी से चीजें सीख लेते हो। जी, अंशुल, आपने कहा कि आपने अपने पापा का 2 बार अकाउंट साफ कर दिया, तो अमाउंट तो मैं नहीं पूछूंगी, पर ये पूछूंगी सफाई पे फिर आपकी पिटाई हुई? नहीं, पापा का हमेशा ये मानना है, मतलब मेरे फादर हमेशा प्रैक्टिकल एजुकेशन में ज़्यादा यकीन रखते हैं कि अगर अकाउंट साफ कर दिया है तो कोई बात नहीं, गलती कर लो, पूरे मन से कर लो, जितनी बड़ी कर सकते हो उतनी बड़ी कर लो, एक ही बार, दूसरी बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार जितनी बड़ी कर सकते हो, ब्लंडर से ब्लंडर कर लो, जो करना उसमें सब कर लो, पर उससे सीख लेने के बाद वो चीज दोबारा मत करना। तो उसके बाद से कभी अकाउंट ब्लो नहीं किया। हाँ, बड़े हिट्स लिए, बड़े स्टॉप लॉसेस काटे, बट कभी अकाउंट ब्लो नहीं किया। और जैसे जैसे स्टॉप लॉसेस बड़े से छोटे होते गए, प्रॉफिट छोटे से बड़ी होती गई, तो एक वो हैंडसम सम एक्यूमुलेट कर लिया, उसी से घर बना लिया, अपना जबलपुर में फ्लैट ले लिया। तो ये है कि एक बार गलती कर लो, मन से पूरी तरीके से उसमें जितनी हो सकती है उससे थोड़ी ज्यादा कर लो, बट फिर दोबारा नहीं करना। तो पापा का कभी नहीं रहा। अंशुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि गलतियां करो, लेकिन एक ही बार करो, उससे लर्निंग्स लो, सीखो और आगे बढ़ो। मैंने आपको जब भी सवाल पूछे हैं तो आप मोमेंटम को बड़ा प्ले करते हैं, और आप एक टर्म यूज करते हैं, बहुत सारी टर्म्स जो है जब हम बातचीत करते हैं शेयर बाजार के बारे में तो आप यूज करते हैं। एक तो उन टर्म्स के बारे में बताइएगा, मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा वो क्या है, और आप व्हाई डू यू कैच मोमेंटम ओनली? देखिए, मोमेंटम पकड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो लेस देन 1% है। 1% भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब लाखों में एक आध कोई होता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ दिक्कत ये है कि आपको 24/7 उस स्क्रीन से चिपके रहना है। आप दिन भर ट्रेडिंग करते हो, फिर शाम को वापस से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपको उसके साथ बने रहना है। और फिर जब आदमी करने लगता है तो ये होता है कि अब बैठे ही हैं तो शाम को कमोडिटी कर ली, तो आप स्क्रीन से एकदम चिपक जाते हो। फिर उससे फैमिली लाइफ और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मुझे करना है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? अगर मैं 1% का AMC दे के एक आईवी लीग से पढ़े लिखे आदमी को नौकरी पर रख सकता हूं, तो मैं उसको पैसा क्यों ना दे दूं? तो मैं हर महीने SIP में पैसा उसको दे ही रहा हूं, 1% वो चार्ज कर रहा है और वो मेरी वेल्थ ग्रो कर रहा है। स्मॉल कैप की SIP मेरी जितना फंड मैंने डाला है 5 साल 6 साल में वो डबल पे खड़ा है। तो फिर जब लॉन्ग टर्म करना है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? मैंने 1% पे आदमी नौकरी पे रखा ही हुआ है। तो अब जब मेरे पास समय बचा है और मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है कि इंट्राडे में सक्सेस मिलनी नहीं है, लॉन्ग टर्म मैंने आदमी नौकरी पे रखा हुआ है, तो बीच में बचता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग को लोग नोट छापने की मशीन समझ लेते हैं, वहीं पे आप लॉस करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है आप ले लीजिए,
कल परसों नहीं बढ़ जाएगा, हो हम्म, सकता है वो 1 महीना ले, हो सकता है वो 2 महीना ले, हम्म, बट मोमेंटम है, वो मोमेंटम वेलोसिटी कभी बहुत तेज होती है, कभी थोड़ी सी कम होती है। हम्म, जैसे टाटा स्टील हमने 130 रुपये 128-30 में लिया, हम्म, वो जो 6 महीने में उसको करना था उसने 2 महीने में कर लिया। जी, अब उसके बाद हमने कुछ लिया जिसको 2 महीने में करना था, उसने 3 महीने में काम किया। बट आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो पहला मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं एफडी को बीट कर लूँ। फिर जब वो हो जाए, तब आपका दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं लार्ज कैप एमएफ को बीट कर लूँ 12-13%। अगला आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं मिड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर लूँ, विच इज़ 16 to 18%, और स्मॉल कैप भी पकड़ लीजिए तो 18-20% हो गया। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पड़ाव लेके चलिए। एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन आपको दे देता हूँ। अगर मेरे को 8% मिल रहा है एक ट्रेड पे, 1 महीने 1.5 महीने में मेरा टारगेट अचीव हो गया, तो मैंने एफडी के रिटर्न को बीट कर लिया। अब 11 महीने मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से अगर तकिया लगाऊं सो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने बैंक को बीट कर लिया। 1-2 महीने मुझे सौदा नहीं मिला, फिर एक सौदा मिला, उसने 8% दे दिया, तो मैं मिड कैप फंड को बीट कर ले रहा हूँ। करेक्ट। फिर अगर साल भर सौदा नहीं मिला तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2-3 महीने में अगर एक सौदा मिल गया 8% का, तो मैं आईवी लीग के पढ़े फंड मैनेजर के रिटर्न्स को बीट कर ले रहा हूँ। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इसलिए करना है। दूसरा, अगर आपको 100% रिस्क भी आपको कभी नहीं लेनी है, एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। आप 1 लाख रुपए लीजिए, 75,000 बैंक में डाल के एफडी कर दीजिए, उसको नहीं छेड़ना है। बचा 25% यानी 25,000 उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लाइए। ओके। उस 25% पे अगर आप 8% प्रॉफिट वाले 37 सौदे 37 ट्रेड्स कर लेते हैं, 250 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, अगर आप 37 ट्रेड्स ऑन 25% कैपिटल विथ 8% रिटर्न अगर कर लेते हैं, तो आपका रिटर्न होता है 108% ऑन योर टोटल कैपिटल, जिसमें से 75% बैंक में रखी 8% एफडी रिटर्न अलग दे रही है। करेक्ट। मतलब मेरा 75% पैसा बैंक में, केवल 25% काम पे लगा है, और 37 ट्रेड अगर 8% के मैंने घुमा लिए, मेरा 108% रिटर्न होता है। तो मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करने की ज़रूरत क्या है? इतनी हाई रिस्क लेने की मुझे ज़रूरत क्या है? जिस स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, आप ही के शो पे हमने एबी कैपिटल 220 रुपये कुछ में डिस्कशन करना चालू किया था, आज 1 महीना 1.25 महीना नहीं हुआ है, 260 रुपये पे खड़ा है, 20%। मतलब 2 महीना अगर मैं 1.5 महीना ढंग से उस स्टॉक को रख लेता, मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर और सारे इन सबको बीट करके बैठा होता। तो क्यों आपको इंट्राडे की रिस्क लेनी है? वो लेबराई करनी क्यों है? दिहाड़ी मजदूर थोड़ी हैं हम कि हम रोज आके मार्केट में कुआं खोद रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो आप अपने पैसे को काम पे लगाइए, ना कि आप खुद काम पे लगिए। अब मैंने टाटा स्टील लिया, बेचा, कितनी बार मैंने डिस्क्लेमर दिया। रिलायंस मेरे पास आज भी रखा हुआ है, 1533 पे मैं बेचूंगा, रोज ही बताता हूँ शो में। उसके बाद अभी टाटा टेक लेके रखा है, नहीं मिलेगा 3 महीना पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% टाटा स्टील में निकला है, 3 साल की एफडी का रिटर्न बीट करके बैठा हूँ, पूरे साल का म्यूचुअल फंड के मैनेजर का रिटर्न बीट करके बैठा हूँ। तो मेरे को जल्दी नहीं है ना कि टाटा टेक 10 रुपये गिर गया तो मैं पैनिक कर रहा हूँ। गिर गया नीचे में रिलायंस बेच के और ले लूंगा। तो मोमेंटम को आप इंट्राडे ट्रेडिंग या एटीएम से अगर कंफ्यूज करेंगे ना कि कार्ड डाला और पैसा आ गया, तब तो फिर बहुत दिक्कत में आप। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज, जब मोमेंटम आ रहा है आप उसमें घुस जाइए, जब तक मोमेंटम पीक पे आ रहा है उसके पहले निकल जाइए। आप सोचिए कि हम पूरा जूस निकाल लें, तो नींबू जब आप बहुत ज़्यादा निचोड़ेंगे तो आखिरी में कड़वा रस निकलेगा। तो उसको स्वीट स्पॉट हिट कीजिए, 8% का, सुखी रहेंगे। लेकिन एक शब्द होता है बाजार में, ग्रीड। वो ग्रीड नहीं छोड़ता, उसको कैसे टैकल करना है? देखिए, ग्रीड या फियर ये तब आता है जब आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। अगर मुझे पता है, मेरा विजन एकदम क्लियर है कि मुझे 8% के केवल 4 सौदे करने हैं, मेरा 32% रिटर्न हो जाएगा साल का, मेरा विजन क्लियर है। आप जब भोपाल जाइए कभी, आपका नहीं पता लेकिन पहले होता था,
भोपाल स्टेशन के बाहर तांगा होता था, जो घोड़ा जी जिसको चलाता है, जी घोड़े के दोनों तरफ ऐसे पट्टी लगी होती थी कि वो हम्म, इधर उधर ना देखे, वो अपना सीधा दौड़े। तो मेरे दोनों पट्टी लगी है कि मेरे को 8% की यहाँ लगी है और 4 सौदे की यहाँ लगी है। मेरे को अब इधर उधर नहीं देखना कि आज ये बढ़ गया, कल वो बढ़ गया, परसों वो बढ़ गया। आप टॉप गेनर से शॉर्ट करेंगे, रोज आपको बढ़ा हुआ शेयर मिलेगा। टॉप लूजर से शॉर्ट करेंगे, आपको गिरा हुआ शेयर मिलेगा। तो हम्म, आप बढ़े हुए देख के खुश हो जाते हैं या सिस्टम खोजने लगते हैं कि ये कैसे पकड़ लूं। आप सामने गिरे हुए भी तो देखिए, अगर ये आपके हाथ में होता तो क्या होता। हम्म, तो पहले अपना विजन क्लियर कर लीजिए कि मुझे करना क्या है, हम्म, मुझे ये करना है। उसको लिख लीजिए एक जगह, रोज सामने, मेरे सिस्टम के सामने हमेशा चिपका रहता है कि मुझे क्या करना है। मैंने स्टिकी नोट बनाए, चिपका के रखे हैं अपने रूल्स के। यही करना है, इतना ही करना है। जब ये हो जाएगा तब सोचेंगे आगे क्या करना है। हम्म, और 4 के 5 सौदे हो गए तो कोई उसमें बुराई नहीं है। कोई डॉक्टर आके इंजेक्शन नहीं लगा जाएगा कि तुमने 5 क्यों कर लिए। हो गया, बहुत अच्छा है। हम्म, और पहली चीज़ आपका, अगर ये चीज़ दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो ट्रेडिंग कैपिटल आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाली है, वो ट्रेडिंग कैपिटल आपकी नहीं है, वो आपके बच्चों का भविष्य है। आप अपने बच्चों का भविष्य ऐसे आदमी के हाथ में कृपया ना दें जो रेकलेसली उसको यूज़ करे। मैं जब कहीं भी पैसा लगाता हूँ तो मुझे पता होता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मिष्टू का है, ये पैसा चीकू का है। ये पैसा अगर मैंने खोया तो उनकी पढ़ाई पे, उनके भविष्य पे खतरा आएगा। हम्म, अपने आप मेरा हाथ रुक जाता है हम्म, सट्टा मारने में। तो हम्म, जब सट्टा मारने में मैं रुक गया तो मैं फिर एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करूँगा। जब मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करूँगा तो उसमें रूल्स होंगे। तो मुझे सिर्फ रूल्स ही तो ओबे करना है। इतना ही तो सिंपल काम है। उसमें ना ग्रीड आ रही, ना फियर आ रहा। क्योंकि मेरे को पता है मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, 1% ऑफ द कैपिटल मेरा चला चला जाएगा। जाएगा प्रॉफिट होगा तो 1:2 या 1:3 में होगा। तो सौदा लेने से पहले पता है कि स्टॉप लॉस कटने पे मेरा कितना लॉस जाएगा। अगर मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं सौदा करूँगा। नहीं कर सकता हूँ तो मैं पोजीशन साइज़ को कम करूँगा कि स्टॉप लॉस कटे तो मेरा इतना लॉस हो। तो पहले पोजीशन साइज़ क्लियर कर लीजिए, कैपिटल क्लियर कर लीजिए, अपना विज़न क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग में आइए। अंशुल, अभी हम जब बातचीत करते हैं प्रोग्राम के दौरान तो आप इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहने की सलाह देते हैं। आप कहते हैं कि लार्ज कैप्स में ही अच्छा, जहां स्टॉक्स मिले उसमें निवेश करें। ऐसा क्यों? देखिए, लार्ज कैप के साथ एक चीज़ होती है, उसकी एक वजह ये है कि हम जब मासेस के साथ बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि ये डिसिप्लिन नहीं रखेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में 200% 300% रिटर्न बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेसिक विलियम ओनील के कॉन्सेप्ट उठा के लगा लीजिए, 25% डीपीएस ग्रोथ, 9% सेल्स ग्रोथ और कप एंड हैंडल बनाओ। उस शेयर को ले लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो, 200-300% रिटर्न मिल जाएगा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको लोग कॉम्प्लेक्स बना के, ट्रेडिंग कोर्सेज बना के बेचते हैं। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेप्ट या स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है डिसिप्लिन से और सेट ऑफ रूल से, आपकी साइकोलॉजी से। अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप स्टॉप लॉस नहीं काटोगे। और मिड कैप स्मॉल कैप जब गिरने पे आते हैं, 50-60-70% गिरना कोई बड़ी बात करेक्ट। नहीं है। जो मैंने आपको लाइव दिखाया है जब बाइंग क्लाइमैक्स हो रहा था पीएसयू कंपनीज में इंटरिम बजट के दौरान, कि ये बिल्कुल पीक पे खड़े हैं, बाइंग क्लाइमैक्स हो रहा है, वर्टिकल अप मूव आ रही है, जो 3-3 साल के रिटर्न 3-3 हफ्ते में स्टॉक्स दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल यूफोरिया है, जिसको हम बबल कहते हैं। तो उसका एक कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन कर दिया, बाइंग क्लाइमैक्स, कि जब ये क्लाइमेटिक मूव हो चुकी है, यानी अब रिटेल जो है वो हर भाव पे माल खरीदने तैयार है, और यही समय होता है जब स्मार्ट मनी डंप करना स्टार्ट करता है। तो ये मिड कैप स्मॉल कैप, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं चार्ट स्टडी, तो बेटर है कि आप लार्ज कैप में रहिए। M&M जैसे हमने देखा 3200 से 3000 से गिर के 2600 आया। तो लार्ज कैप जब 30% गिर गया, आप बाई कर लीजिए। वो धीरे धीरे ऑल टाइम हाई पे आ गया M&M हाई पे। तो वहाँ पे क्वालिटी का इशू नहीं होता है। बहुत प्रमोटर के पास बहुत माल है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन के पास बहुत माल है। तो प्रमोटर या इंस्टीट्यूशन कोई तो आएगा बचाने, तो आप वैसे ही बच जाओगे। तो बेटर है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो, डिसिप्लिन आपके पास नहीं है, तो या तो आप एसआईपी कर लो या आप लार्ज कैप में ट्रेड कर लो। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, ये
ये सेट ऑफ स्टॉक्स है जिन पे हमको फोकस करना है? इसके पीछे फंडामेंटल रिसर्चर्स भी होते हैं या फिर आप प्योर टेक्निकल्स के बेसिस पे करते हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि फंडामेंटल में बिल्कुल नहीं देखता हूँ तो ये झूठ होगा, क्योंकि 80% लोग यही बताते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं कि फंडामेंटल कुछ नहीं होता है, सिर्फ टेक्निकल्स के बेस पे होता है। ये गलत होती है बात। आपको फंडामेंटल्स चाहिए होते हैं, लेकिन फंडामेंटल में भी आपको इतना बैलेंस शीट और ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। विलियम ओनील का कॉन्सेप्ट है कि सिंपल ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस क्या है? बेसिकली प्रॉफिट हो गया, अर्निंग्स पर शेयर। अगर अर्निंग्स पर शेयर ग्रो कर रही है, उनका बेंचमार्क है कि 25% से ग्रो होना चाहिए। अगर 25-30% से 2-3 क्वार्टर में अगर ग्रो हो जाता है ईपीएस, तो स्टॉक में अपने आप एफआईआई का इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ग्रोथ में ही तो पैसा बनेगा। Correct. तो अपने आप इंस्टीट्यूशन की वॉच लिस्ट में वो आ जाएगा। और जब इंस्टीट्यूशन पैसा लेके आएगा तो वो 8% के लिए नहीं प्ले करता है, वो 80%, 180%, 280% के लिए प्ले करता है। तो जब वो 200% के लिए प्ले कर रहा है तो बीच में 8-8% के 4 ब्रेकआउट तो आपको मिल ही जाएंगे। तो सिंपल सी, इसलिए मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूँ, आप विलियम ओनील की बुक पढ़िए, आप मार्क मिनाविनी को पढ़िए। दोनों का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटली अगर ईपीएस और सेल्स ग्रोथ आ रही है तो फिर उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लेके आइए। उसमें जब ब्रेकआउट्स बन रहे होंगे, उनके 3-4 पैटर्न है, फ्लैट बेस हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, वीसीपी हो गया, इस टाइप के मोमेंटम पैटर्न्स जब बन रहे हैं तो आप ब्रेकआउट उन स्टॉक्स में प्ले कीजिए, आपका लंबा पैसा बनेगा। क्योंकि पूरा मोमेंटम प्ले करना रिस्की होता है, क्योंकि आपके खरीदने के बाद जब और लोग खरीदते हैं तभी स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। जी। मैंने 100 खरीदा, आपने 100 खरीदा, किसी और ने 100 खरीदा, तो आपके और आपके 100 खरीदने से शेयर 20-25% नहीं बढ़ेगा। Correct. तो मैं चाहूँगा कि मेरे खरीदने के साथ, मेरे खरीदने के थोड़ा पहले और मेरे खरीदने के बाद काफ़ी देर तक एफआईआई या इंस्टीट्यूशन बाई करता रहे, ताकि वो स्टॉक 8% बढ़े और मैं बेच लूँ। तो एफआईआई या इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट ग्रोथ में होता है। तो जिस स्टॉक में ग्रोथ है उसकी एक छोटी सी अपनी वॉच लिस्ट बना लीजिए और उस वॉच लिस्ट में कप एंड हैंडल ढूंढना या वीसीपी ढूंढना स्टार्ट कीजिए। ब्रेकआउट आ रहा है तो अपना स्टॉप लॉस लगा के प्ले कीजिए, या तो स्टॉप लॉस कटेगा, नहीं तो जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसके 3-4 गुना आपका पैसा बनेगा। तो ऐसे 8-10 सौदे अगर साल में कर लिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो मोमेंटम ही करना है। अगर आप बाजार में आए हो तो मोमेंटम ही करना है, इंट्राडे भी नहीं करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी नहीं करना है, उसके लिए म्यूचुअल फंड है। जी, आपने कहा कि 8-10 सौदे आप साल में करें तो आपको अपना रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सौदे ऐसे भी होते हैं कि किसी वजह से वो काम नहीं करते एंड दे गिव यू लॉसेस। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? बहुत सारे होते हैं, स्टॉप लॉस सबके कटते हैं। तो हमने आईआरबी में कितना लंबा लॉस खाया, और ऐसे तमाम तरीके के स्टॉक्स हैं जिसमें हमने लॉस खाया। बट लॉस को देखिए, पहले तो मतलब मैं जो ट्रेडर है मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि आप ये वर्ड यूज करना बंद करो, लॉस। इट इज नॉट ए लॉस, इट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। करेक्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी एक कॉस्टिंग आती है। आप दुकान खोलते हैं तो रेंट जाता है ना मंथ एंड में, आप रेंट पे करते हैं। अब आप उसको लॉस में लिख दोगे तो फिर दैट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कि मैं अगर एक सौदा ले रहा हूँ उसकी एक कॉस्टिंग है, पड़ी तो ठीक, नहीं पड़ी तो इतना चला जाएगा। वो इतना चला जाएगा शुड बी कैलकुलेटेड, कि मेरा 1% से ज्यादा ना जाए। अब लोग जैसे सवाल आते हैं, मेरा 1 लाख का लॉस हो गया। भाई 1 लाख क्या है? 1 करोड़ वाले के लिए 1% कुछ भी नहीं, 2 लाख वाले के लिए 50%। तो आपने पोजीशन साइज कितनी ली, आपने क्या किया? भाई लोग बोलते हैं आपके कहने पे ले लिया, 2 लाख का लॉस हो गया। तो आप पोजीशन साइजिंग तो आपने ली थी जी, लेना नहीं लेना आपने तय किया था। मेरा काम है चार्ट देख के स्टॉप लॉस टारगेट बताना। मेरा मतलब मैं पूरी एनालिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। हमारा काम है अच्छे से अच्छा एनालिसिस करके आपको एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट देना। आप पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट तो आप करेंगे ना। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि स्टॉप लॉस कटा तो आपका कैपिटल ही खत्म हो गया कि आप दूसरा ट्रेड करने जिंदा नहीं रहे। तो यहाँ सर सलामत तो पगड़ी 1000। दोस्त मेरा सरदार है, वो हमेशा उसके पापा बोलते हैं कि सर सलामत है तो 1000 पगड़ी पहनेंगे। तो शेयर बाजार में भी वही है कि आपकी कैपिटल सलामत है तो आप 1000 ट्रेड करेंगे। तो पहले पोजीशन साइजिंग तो सीखिए कि 1% से ज्यादा आपका लॉस कभी होना नहीं चाहिए अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो। और स्टॉप लॉस इसीलिए होता है कि गलत हो गए
यहाँ से बाहर निकलो, नई चीज में एंटर करो। एक सड़ा टमाटर है तो उसको आप टोकरी में नहीं रखेंगे, नहीं तो वो बाकी भी सड़ा देगा, उसको निकाल के बाहर फेंकिए। तब ये नहीं सोचा जाता कि अरे 10 रुपए का खरीद के लाए, वो 10 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए की टोकरी आप खराब कर लेंगे। उसको फेंकिए और नई चीज लेके आइए। तो स्टॉप लॉसेस आर मस्ट। अंशुल, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है जो आपको लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स में इस्तेमाल होने ही होने चाहिए? बिकॉज इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, बट जो आप यूज करते हैं, द टॉप 3 इंडिकेटर्स। मैं एज सच इंडिकेटर या ऑसिलेटर के फेवर में नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि भाव भगवान है। और अगर आप पंडितों के चक्कर में फंसेंगे, मतलब अब मैं इसको वो उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं तो आपको पंडित की, पुजारी की इसकी जरूरत नहीं है। वो हमारी बात सीधा सुनता है। तो आपको इंडिकेटर, ऑसिलेटर इनकी जरूरत नहीं है। आप भाव पे अपनी पकड़ बनाइए, आपको वहां पे सारी चीजें दिखती हैं। उसके सपोर्ट में भगवान को पाने के कई तरीके हैं, अध्यात्म है, पूजा पाठ है, तो ये उन्हीं में से एक है। तो बेसिक इंडिकेटर का काम होता है कि आपके प्राइस एक्शन के जजमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करना। कि अब मैं बोलूंगा मूविंग एवरेज, तो सब कोई मूविंग एवरेज लगा लेगा। मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ, मैंने कितनी बार बोला है 10-20 मूविंग एवरेज में यूज करता हूँ। बट क्या मैं 10-20 मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ? नहीं, मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे सौदे लेता हूँ। मूविंग एवरेज मुझे सिर्फ ये बताता है कि स्टॉक एक्सटेंडेड है या मूविंग एवरेज के पास है। अगर पास है तो ब्रेकआउट पास होने, मतलब ब्रेकआउट के चलने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर दूर है तो मीन रिवर्जन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो बेसिकली मैं 10-20 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। इसके अलावा रिलेटिव परफॉर्मेंस देखता हूँ कि अगर आपका स्टॉक मजबूत है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, कि आपका स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है या नहीं। अगर निफ्टी ने इन अ सेट पीरियड 21 डेज का आउट परफॉर्मेंस में चेक करता हूँ, अगेन फिबोनाची सीरीज, अगर निफ्टी ने 3% का रिटर्न दिया है और मेरे स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है उस पीरियड में, तो वो मेरी वॉच लिस्ट में आएगा मिड कैप स्मॉल कैप में। जनरली 10% बढ़ने के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मैं 20-25% चलने के बाद स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में लेके आता हूँ, क्योंकि मोमेंटम आया तो फिर पॉज आएगा और फिर मोमेंटम आएगा। तो मुझे पहला मोमेंटम प्ले नहीं करना, वो मैं आने देता हूँ 25% का, 20% का, जितना ज्यादा आ जाए उतना अच्छा। उसके बाद कंसोलिडेशन की क्वालिटी वॉच करता हूँ। कंसोलिडेशन की क्वालिटी में वॉल्यूम बहुत ज्यादा तो नहीं है, ड्राई अप है, मूविंग एवरेज तक पास में आ गया, ताकि अब ये दूसरा नेगेटिव है कि वो खींचता है। उसने पूरी तरीके से खींच लिया तो अब वो लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगा। अभी तक वो खींच रहा था मैग्नेट की तरह, अब वो लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगा। तो ये छोटे छोटे पैटर्न्स हैं जो आप मूविंग एवरेज और वॉल्यूम के बेसिस पे अगर देखते हैं तो आपको चीजें मिल जाती हैं। बस ये होना चाहिए कि स्टॉक आपका आउट परफॉर्मिंग हो, कि निफ्टी ने जितना रिटर्न दिया है उससे ज्यादा रिटर्न आपके स्टॉक ने उस पीरियड में दिया हो, तब तो आप अपनी वॉच लिस्ट में उसको ला सकते हैं। ये बताइए कि आजकल किसी को भी उठा के देखे तो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स खोल के बैठ जाता है और बोलता है कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। तो इसके चलते हुए सेबी ने बहुत डिस्क्लोजर्स रखे हैं एनालिस्ट के लिए। आप उससे खुश है या ना खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, मतलब क्योंकि देखिए इसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। और अभी जैसे मैंने इंटरव्यू लिया था लास्ट वीक में, वो लड़का अपनी सीवी लेके आया था, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बाय दिस, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बाय दिस। सर मैं टेक्निकल एनालिसिस हूँ, मेरे को रख लीजिए। मतलब ठीक है भाई, आजा बैठ जा, एक हफ्ता करके दिखाओ। तो बोला क्या करना है? बोले ठीक है एक काम करो, तुम पढ़ के आओ। कपड़े हैंडल पता है? हाँ सर पता है। हेड एंड शोल्डर? हाँ सर सब पता है। पढ़ लेना और उसको चार्ट पे देखना और अप्लाई करना दो अलग चीज है। अब मैं बोला निफ्टी 500 उठा के इसमें जितने स्टॉक में कप एंड हैंडल बने एक बार ड्रॉ करके देख लो, एक लिस्ट बना लो। तुम्हारा यही भाई, इंटरव्यू में आप क्या पूछोगे? प्रैक्टिकल ये करके दिखाओ, यही तुम्हारा इंटरव्यू है। उस 500 स्टॉक में एक कप एंड हैंडल नहीं मिला, एक हेड एंड शोल्डर नहीं मिला, वो भी 5-5 साल के डेटा पे। तो पढ़ लेना एक अलग चीज है, सामने चार्ट पे देखना अलग चीज है। आप जब तक कोई भी पैटर्न आप जो पढ़ रहे हैं, जब तक आप 10,000 चार्ट पे उसको प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी आंखें, हम एक कॉन्सेप्ट है ट्रेन योर आईज। अच्छा, अगर आप अपनी आंखों को इतनी ट्रेनिंग दे दिए कि चार्ट खोलने के 5 सेकंड के अंदर अगर आपको पैटर्न नहीं दिखा है, तो फिर आपको वहाँ पैटर्न है नहीं, आप जबरदस्ती उसमें बना रहे हो।
अगर ओके। है तो 5 सेकंड के अंदर दिखना चाहिए। अच्छा। दूसरा, कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस नहीं करते। जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि आपने पूछा तो उसने जिस भी टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड करता है या वो जो उसको पसंद है या जो जिससे कंफर्टेबल है, एक टाइम फ्रेम खोल के बता देगा। हुँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि डेली चार्ट पे नीचे आते दिख रहा है, तो हुँ, आप बोलेंगे ये बेरिश है, हुँ। जबकि वीकली पे देखेंगे तो वो छोटा सा पुल बैक है और ये पुल बैक बाय ऑन डिप वाला पुल बैक है। हुँ, आप डेली बेरिश देख के सेल बोल रहे हो, जबकि वीकली पे वो बाय ऑन डिप वाला पुल बैक है। 2 महीने बाद वो स्टॉक ऊपर खड़ा रहेगा। तो हमेशा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। एक होता है आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हुँ, जिस पे आप ट्रेड करते हो, एक होता है उसका हायर टाइम फ्रेम जिस पे आप ट्रेंड चेक करते हो। मेरा प्ले करने का तरीका क्या है, वीकली पे अगर बड़ा अप ट्रेंड है हुँ। तो फिर मैं स्टॉक को डेली वॉच लिस्ट में लाऊंगा, ओके, क्योंकि वीकली पे बड़ा अप ट्रेंड है मतलब इंस्टीट्यूशंस इसमें पैसा डाल रहे हैं। रेगुलरली पंप कर रहे हैं। तो अब मैं डेली पे इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट प्ले करूंगा। आप जैसे कई बार देखते होंगे कि मैं बताता हूँ हुँ, यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, इतने पे ब्रेकआउट आएगा, अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हुँ, तो जब अगर अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, अच्छा वॉल्यूम पैटर्न है, अच्छा ब्रेकआउट है, तो फिर मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? हुँ। तो उसका जवाब है क्योंकि अप ट्रेंड वीकली पे नहीं है, सिर्फ डेली पे डेली पे बुलिश है। पैटर्न है, वीकली पे बेरिश पैटर्न है। तो वीकली के सेलर ज्यादा हावी रहेंगे स्टॉक पे और डेली का ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी। तो हुँ, टाइम फ्रेम जब तक तीनों अलाइन नहीं है तब तक आपको सौदा नहीं करना है। हुँ, जब तीनों टाइम फ्रेम अलाइन हो कि आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम अप, आपका हायर टाइम फ्रेम अप और ट्रेडिंग से लोअर टाइम फ्रेम जहाँ एंट्री एग्जिट करनी है वो भी अप, जब हुँ, तीनों अलाइनमेंट में आते हैं तब बड़ा पैसा बनता है। हुँ। तो कौन से स्टॉक्स आपके अभी रडार पे है? अभी मोमेंटम प्लेस? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत अच्छे मोमेंटम पे डेवलप कर रहे हैं। अब हुँ, यही चीज़ होती है, लेने के आप 2 दिन बाद आपको पैसा चाहिए। हुँ। तो एटीएम नहीं है ना कि आपने कार्ड डाला और वहाँ ओटीपी डाला और पैसा निकल आया। उसके लिए भी तो आपने पैसा पहले जमा किया था बैंक में, राइट। और वो पैसा आपने जो जमा किया था वो कमाने में आपको 6 महीना 1 साल लगा था, तब आपने जमा किया था। हुँ, तो यहाँ कैसे आप चाह रहे हो कि स्टॉक मार्केट एटीएम है कि आप मेहनत नहीं करो, बस बाई सेल बटन दबा दो, बाज़ार आपको पैसा दे दे। हुँ। यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स। वहाँ पे करेक्ट। एफआईआई है, वहाँ पे डीआईआई है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस है, मतलब सब मिला के आप इंस्टीट्यूशंस ही कह लीजिए। जी, इसके अलावा ट्रेडर्स हैं जो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, एल्गो हैं, अल्गो ट्रेडर्स है। इतने तरह के स्मार्ट माइंड्स पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन होगा? रिटेल। रिटेल इन्वेस्टर, जिसको कुछ नहीं पता है, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, जो एग्जिट नहीं जानता है, जो पोजीशन साइजिंग नहीं जानता है। तो बेसिकली ज़ीरो सम गेम है। हुँ, कमज़ोर पैसा खोएगा, मजबूत पैसा पाएगा। तो जी। आपको अपने आप को पहले मजबूत करना है एक स्टडी के थ्रू कि हाँ ये मेरा और बाजार में हज़ार तरीके हैं पैसा कमाने के। आप हज़ारों नहीं सीख सकते, हज़ारों सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। हुँ, एक चीज़ सीख लीजिए, मार्क मिनरविनी ने वीसीपी सीख लिया है, विलियम ओनिल ने कप एंड हैंडल सीख लिया है, हुँ, एड साइकोटा ने अपना छोटा सा ब्रेकआउट सीख लिया है, ज़ैंगर ने अपना ज़ैंगर वॉल्यूम सीख लिया है। अभी क्रिश्चियन कोलामैगी है, जो अभी मतलब आप कह सकते हैं लिविंग लेजेंड है मोमेंटम ट्रेडिंग में। हुँ, उसने अपना पैराबोलिक सिस्टम ढूँढ लिया है। कोलामैगी को कप एंड हैंडल नहीं आता, मार्क मिनरविनी को ये वर्टिकल मूव प्ले करना नहीं आता। हुँ, हर आदमी ने अपनी एक एक्सपर्टीज़ खोज ली है, एक नीश खोज लिया है कि मुझे यही करना है। हुँ, फिर उसको वो परफेक्ट करता जाता है कि इसकी निटी-ग्रिटी क्या है, इसमें क्या-क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, वो फिर उसी में। आप आज आरएसआई पे कर रहे हो, 4 हुँ, सौदे लॉस में होने के बाद आरएसआई खराब है, एमएसीडी पे चले गए, 4 सौदे एमएसीडी पे स्टॉप लॉस काटने के बाद आप स्टोचस्टिक्स पे चले गए। आप इंडिकेटर पे इंडिकेटर बदल रहे हो, इंडिकेटर में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिकेटर यूज़ करने वाले में दिक्कत है। बदलाव हुँ, उसमें ज़रूरी है। हुँ, इंडिकेटर तो डॉक्टर अलेक्जेंडर हिल्डर है। हुँ, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट उस आदमी ने दिया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने विलियम ओनील के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर दिया। तो ना मैं विलियम ओनील का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं डॉक्टर अलेक्जेंडर हिल्डर का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने दोनों को मिला के अपने हिसाब से बना लिया। डॉक्टर अलेक्जेंडर हिल्डर ने कहा है कि आपको सिर्फ़ एक काम करना है, अपना एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम उठा लो, जो पसंद हो वो उठा लो। हुँ, उस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। उसके एक ऊपर का टाइम फ्रेम ले लो, अगर वो ट्रेंडिंग है, तो तुम्हारे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे पैसा आराम से बनेगा। हुँ,
हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, ठीक है, अब ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे आओ, जब ब्रेकआउट आ रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके लोएस्ट रिस्क एंट्री उठा लो, 1:4 के सौदे निकल जाएंगे। इतना सिंपल काम है। इसको आप विलियम ओनील से जोड़ लीजिए। उनका कहना है कप एंड हैंडल बना है तो ब्रेकआउट पे खरीदना है। तो अब मैं सिर्फ उसी कप एंड हैंडल ब्रेकआउट को खरीदता हूँ जो वीकली पे अप ट्रेंड में। ये विलियम ओनील अपनी किताब में नहीं लिख गए ना, ये फिर आपको डॉक्टर अलेक्जेंडर हिल्डर से मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। वो उनके लिए वर्क किए हैं, समय बदल गया, तब से अब तक इतना चीजें, कंप्यूटर इन्वेंट हो गया, वो अपने हाथ से चार्ट बनाते थे, आपको 1 सेकंड में बना हुआ मिलता है। तो 2-3-4 कॉन्सेप्ट्स को जब आप मिक्स करके अपना बना लेंगे, क्योंकि पैसा अपने कॉन्सेप्ट से बनता है, एक्वायर्ड नॉलेज पे नहीं बनता है। तो आप अपने सिस्टम्स को उस हिसाब से ट्वीक कीजिए कि आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है। मेरा दोस्त है, वो इंट्राडे ट्रेडर है, सिर्फ बैंक निफ्टी के अलावा कुछ नहीं ट्रेड करता। मेरे से बैंक निफ्टी ट्रेड ही नहीं होती है क्योंकि वो इतनी तेजी से चलती है। फिर लाइफस्टाइल अलग है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मीडिया पे बैठा हूँ, सब चीज़ तो मैं हर 2 सेकंड 3 सेकंड में नहीं देख सकता उसको, तो मैं नहीं करता हूँ इंटरडे ट्रेडिंग। मेरा स्विंग ट्रेडिंग है, उसको स्विंग ट्रेडिंग नहीं समझ में आती क्योंकि वो दिन भर वहीं बैठता है। लेकिन हम दोनों में कॉमन क्या है, हमको पता है हमको करना क्या है। मेरा एक सिस्टम है, मेरे एक सेट ऑफ रूल्स हैं, हमको सिर्फ उसको फॉलो करना है। कि वो इंट्राडे कर रहा है वो इंट्राडे ही करेगा। मैं कितना भी अच्छा बता दूं कि यार फलाने स्टॉक में 20% मोमेंटम आना है, अच्छा ठीक है, फिर अपना करने लगेगा। वो मेरे से कितना ही बोल जाए आज सौदा इतना अच्छा लग रहा है इंट्राडे में एक मार लो, ठीक है देखते हैं। बहुत जिद किया तो खुशी से 1-2-5 शेयर मार दिए कि चलो भाई तुम्हारे नाम से 2-5 शेयर, बट अपना डिसिप्लिन अपना है कि हमको यही करना है। तो आपको उतना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। स्टॉक्स के नाम तो आपने बताए नहीं। स्टॉक्स, अदानी ग्रुप अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अदानी ग्रुप में बहुत बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है अगले 2-3 साल में। अदानी ग्रुप में अदानी ग्रीन मेरे हिसाब से यहाँ से 2 साल 3 साल अगर आप पकड़ेंगे तो 200% रिटर्न कहीं नहीं जा रहा है। तो मेरे को 200% इतना पेशेंस मेरे पास नहीं है कि मैं 2 साल 3 साल स्टॉक रख के बैठ सकूं। 10 दिन 15 दिन बाद तो ये लगने लगता है कि नहीं चल रहा है। तो मैं पूरा 200% नहीं खा पाऊंगा, लेकिन 8-8% के अगर 4-5 सौदे भी मेरे को मिल गए उसमें, मेरा तो 40% बन गया ना। 40% फंड मैनेजर नहीं मार पा रहे हैं 40%, अगर मैंने कर लिया तो बहुत है। बट उसको ब्रेक डाउन करके, तो अदानी ग्रुप में देखिए स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर में बड़ा पैसा बनना है। अभी ऑफलेट एक रैली खत्म हुई है, अब कंसोलिडेशन में वेदांता, टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, इनमें बड़ा पैसा बनेगा। आईटी में बड़ा पैसा बनेगा, मेजर 4 में। ऑटोज में भी सेकेंड राउंड की तेजी बनेगी। तो मारुति में अभी बहुत दाम है, M&M में बहुत दाम है। टीवीएस मोटर के लिए तो ईवी मार्केट अभी शुरू हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ा वो रखा हुआ है। तो स्टॉक्स वो आइडेंटिफाई कीजिए जो वीकली में बड़े ट्रेंड पे चल रहा है, मैं डेली पे ब्रेकआउट्स प्ले कर लीजिए। ये तो रही ट्रेडिंग की बात, स्टॉक मार्केट की बात। आपके हॉबीज क्या है, क्या करते हैं आपको जब कुछ खाली टाइम मिलता है? तो अब मैडम मेरे घर में 2 खिलौने हैं, तो मैं उन्हीं के साथ, पेंट हाउस है, सामने छत है, तो मैं उन्हीं के साथ खेलता हूँ। एक 1.5 साल की है, एक 8 साल की है, तो उन्हीं में पूरा समय चला जाता है। बाकी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के लोगों को चूंकि बहुत स्ट्रेस वाला काम होता है, तो आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना होता है। तो पहले साइकिलिंग करता था, अभी 3 महीने से जिमिंग कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूरी होती है। फिलहाल तो मैं जिमिंग कर रहा हूँ। तो अपनी बेटियों के लिए क्या प्लान किया? बेटियों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, SIP। बड़ी वाली बेटी के लिए 8 साल से कर रहा हूँ, जब से हुई है। अभी तक जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो ऑलरेडी डबल हो चुका है SIP में। छोटी वाली के लिए अभी 1.5 साल की हुई है, जिस दिन हुई थी उस दिन से उसके लिए SIP चालू कर दिया है। तो जब मेरा विजन 20-22 साल का है कि 23-24 साल में उनको पैसा लगेगा, तो जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ वही मैं करता हूँ कि स्मॉल कैप में SIP करके रखी हुई है, आराम 23-24 साल में अच्छा खासा पैसा होगा। उनको बिजनेस करना है या जो भी उनको करना है, वो पैसा उनका है, तो वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। मेरा काम पैसा जोड़ना है, वो मैं जोड़ दे रहा हूँ। जो नए यंगस्टर्स हैं अंशुल, जो अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? पहले डिसिप्लिन, एक चीज आप डिसिप्लिन पहले सीख लीजिए, डिसिप्लिन में रहना सीख लीजिए। जब वो आ जाए तो मोमेंटम ट्रेडिंग में आ जाइए। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक आप SIP कीजिए, अपनी वेल्थ बिल्ड कीजिए। और जब मान लीजिए आपको 2 साल लगता है
और सिर्फ कह देने से नहीं होगा, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली अपने आप को प्रूव करना होगा। जैसे जिम आदमी ज्वाइन करता है 1 हफ्ते बाद फिर नहीं जाता है, तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, 1 साल पहले डिसिप्लिन से जिम जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डिसिप्लिन मेरे को आने लगा है। उस 1 साल में आप SIP करिए, 1 साल बाद कुछ नहीं तो 10, 12, 15% आपका पैसा बढ़ा ही हुआ मिलेगा, वो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल हो गई। तो जब तक आप डिसिप्लिन नहीं सीख रहे हैं तब तक आप SIP करके रखिए। जिस दिन आपको लगे कि हाँ अब मुझ में डिसिप्लिन आ गया है, वो कैपिटल उठा के आप मोमेंटम ट्रेडिंग में लगा दीजिए। निफ्टी 1 लाख कब होगा? इससे फर्क क्या पड़ता है, 1 लाख हो जाए 2 लाख हो जाए, मतलब जैसे टारगेट पूछते हैं तो इससे फर्क क्या पड़ा। मालूम पड़ा निफ्टी 1 लाख 5 साल में हो भी गई, और अगर मैंने रेकलेसली सौदे करके अपनी कैपिटल खत्म कर ली तो क्या फर्क पड़ा, निफ्टी 1 लाख हो गई कि 5 लाख हो गई। फर्क इससे पड़ता है कि निफ्टी 22,000 की 22,000 भी रह गई और मैंने 8% के 4 सौदे 5 सौदे साल भर में कर लिए, तो मेरा 40% रिटर्न बन गया। बट क्वेश्चन वैलिड है इन्वेस्टर्स के लिए कि ये कब होगा। तो अगर इसी रफ्तार से ग्रो किया 22-23% की अगर निफ्टी कंपनीज की अर्निंग्स रह गई तो आप समझिए 5 साल बहुत ज़्यादा समय है, उससे पहले ही हो जाएगी। और जिस हिसाब से इंटरनल कंजम्पशन और ये सारी चीज़ें हैं, मार्केट की दिशा कहीं से भी नीचे की नहीं है। अगर होती तो कोविड में जो कमर की हड्डी टूटी थी इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता, तो वो एक छींक की तरह आई और निकल गई। और अभी भी आप देखते हैं कि 200-500 पॉइंट गिरता है मार्केट और कितनी जल्दी रिकवर होता है। करेक्ट। तो FII के पास भी बहुत दुनिया में जगह नहीं है पैसा लगाने के लिए जहाँ बड़ी पॉपुलेशन कंजम्पशन करती हो। भाई 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन 2 देश में रहती है जी। तो आपको भी पैसा कमाने यहीं आना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ रह ही रहे हैं। तो जैसे राकेश झुनझुनवाला कहते थे बेट ऑन इंडिया नॉट ऑन स्टॉक्स, तो आप कंजम्पशन और इन चीज़ों पे बेट कीजिए। बस थोड़ा सा चार्ट देख के सही समय पे बेट कर लीजिए तो अच्छा पैसा बन जाएगा। अंशुल बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद।